हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन एथिक्स। ठीक है, इसके अलावा और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है कंजर्वेशन का और कॉजेज़ क्या हैं डिप्लेशन के, वाइल्ड लाइफ की डिप्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन एथिक्स। कंजर्वेशन एथिक्स से हम क्या समझते हैं? तो कंजर्वेशन से मतलब है कि हमें कंजर्व करना है, बचाना है अपने वाइल्ड लाइफ को। लेकिन एथिक्स क्या है? तो एथिक्स मतलब मोरल, ठीक, जो नैतिक मूल्यों की हम बात करते हैं। तो कंज़र्व तो हमें करना है अपने वाइल्ड लाइफ को, ये बात हमें हमें क्या है पता होनी चाहिए, हमें पता है। लेकिन कंजर्वेशन के दौरान कई सारे एथिकल पर्सपेक्टिव्स भी हैं जो क्या हमें बताते हैं कि कंज़र्व करने के कौन-कौन से कह सकते हैं कि तरीके हैं हमारे पास। अलग-अलग एक्चुअली थियरीज़ हैं इसमें कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंजर्वेशन एथिक क्या है? कंजर्वेशन एथिक इज एन एथिक ऑफ रिसोर्स यूज, एलोकेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन एथिक क्या है? एक मोरल है, हमें मोरल एक क्या कहते हैं नॉलेज मिलती है, मोरल वैल्यू मिलती है कि हमें किस तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज़ करना है, किस तरीके से उन्हें एलोकेट करना है, उनका ओवर यूज़ ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनका प्रोटेक्शन भी हमें करना है। तो ये सारी बातें कंजर्वेशन एथिक्स के अंदर आती हैं। कंजर्वेशन एथिक्स का प्राइमरी फोकस क्या होता है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, मतलब ये फॉरेस्ट है, फिशरीज है, हैबिटाट है, बायोलॉजिकल जो भी डाइवर्सिटी है, उसको क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक, उसको एक हेल्थी पोजीशन में रखना है। ठीक, तो इसका प्राइमरी फोकस ये होता है कंजर्वेशन एथिक्स का। उसके अलावा जो सेकेंडरी फोकस क्या है? तो सेकेंडरी फोकस है कि एनर्जी कंजर्वेशन करना और मटेरियल कंजर्वेशन करना। मतलब जो भी रिसोर्स है पहले तो उसको हेल्थी पोजीशन में रखना, उसका है कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको हेल्थी पोजीशन में आपको रखना है। उसके बाद सेकेंडरी पोजीशन है कि आपको उसको कंजर्व करके रखना है, एनर्जी को भी कंजर्व करके रखना है और मटेरियल्स को भी कंजर्व करके रखना है। तो ये कंजर्वेशन एथिक्स है। अब कंजर्वेशन एथिक्स में क्या है ना, 5 पर्सपेक्टिव्स हैं हमें, ठीक, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे पहला है कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव। तो एक्चुअली ये सब थियरीज हैं, सोशल साइंस के अंदर सब है। ठीक है, अलग अलग थियरीज हैं, तो हम वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में इन्हें देखेंगे। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव है ना, तो ये क्या है एक्चुअली? तो जो कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म है, तो ये एक्चुअली एक ग्रुप है थियरीज का, एथिकल अप्रोचेस, एथिकल थियरीज का एक ग्रुप है। और इसका कहना ये है कि ह्यूमंस के अंदर जो जो भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो एथिकल वैल्यू है, जो मोरल चीज़ है, नैतिकता उनके अंदर आई है, तो वो कहाँ से आई है? वो ह्यूमंस के आपस में जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके बीच से आई है। कॉन्ट्रैक्टिज्म का क्या कहना है कि ह्यूमंस के अंदर जो मोरालिटी है, ठीक, जो एथिकल वैल्यू है उनके अंदर, तो उनके अंदर उनके आपस में ह्यूमंस के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से वो क्या हुई है, इमर्ज हुई है। तो इससे क्या होता है, एक सोसाइटी एक अच्छी, मतलब एक बढ़िया सोसाइटी में क्या होता है, बढ़िया सोसाइटी कहने का मतलब एक मेंटली, ठीक, सॉरी, तो क्या कहना है कॉन्ट्रैक्टिज्म का कि ह्यूमंस जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूमंस के आपस में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के माध्यम से उनके अंदर क्या हुई, मोरल जो चीज़ है वो उनका इमर्ज हुआ है वहाँ से। इससे क्या होता है, सोसाइटी एक अच्छे स्टेट में रहती है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है जो चीज़ भी आपस में ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं उनसे मतलब है। तो इसका वाइल्ड लाइफ से क्या लेना देना? तो कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कि अब एनिमल्स क्या करते हैं, उनके अंदर एग्रीमेंट या फिर ये सब चीज़ नहीं होता है, ठीक, एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो एनिमल्स क्या, एथिकल चीज़ से, जो मोरल चीज़ है उससे उसको बाहर रखा जाता है। तो इसीलिए हमें हमारा ये इसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है कि ह्यूमंस को तो पता है ना कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट और कैसे एग्रीमेंट रख रख करके आपस में मतलब सरवाइव करना है। तो ह्यूमंस को अपना दिमाग लगा के क्या करना होगा, वाइजली यूज़ करना होगा जो भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको। ठीक है, इसका सिंपली अगर कहना है कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव का ना, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि ह्यूमंस को वाइजली यूज़ करना होगा जो भी
वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसको अपने यूज़ से अपने बेनिफिट के लिए, ठीक। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको क्या करना है, कंज़र्व करना है कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसको एक ग्लोबल लेवल पे आपको ये चीज़ सबको मिलकर कंज़र्व करना होगा कि कोई ये कंज़र्व करेगा, मान लीजिए कोई एक कंट्री कंज़र्व कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ को, तो उससे तो कंज़र्व होगा नहीं। तो ग्लोबली सबको, ग्लोबली जितने लोग हैं, जितनी कंट्रीज़ है, जितने गवर्नमेंट हो, उनको क्या करना होगा, एक एग्रीमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में रहना होगा, ठीक। और इससे क्या होगा, हमारा जो कंजर्वेशन है वो क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा। जैसा हम देखते भी हैं कि एक वर्ल्ड लेवल पे भी कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कई सारे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं ताकि ये कंज़र्व हो सके। तो कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यही बात है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव के बारे में ये बात है, तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेरियनिज़्म के बारे में सिर्फ ये बात है कि उसका कहना क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टेरियनिज़्म क्या कहता है कि इज़ एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ एथिकल अप्रोचेस। पहली बात तो ये ग्रुप ऑफ एथिकल अप्रोचेस हैं विच मेंटेन दैट मोरालिटी हैज़ इमर्ज्ड और शुड इमर्ज फ्रॉम ह्यूमंस मेकिंग एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग देमसेल्फ। तो कॉन्ट्रैक्टेरियनिज़्म यही कहता है कि जो मोरालिटी है, नैतिकता है ह्यूमंस के अंदर, तो वो कहाँ से आई है, उनके आपस में एग्रीमेंट्स और इंटरैक्ट करने की वजह से आई है, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आई है, ठीक। लेकिन क्या कहते हैं, एनिमल्स के अंदर ये चीज़ नहीं है, अब एनिमल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स को एथिकल स्फीयर से, मतलब जो नैतिकता है उसे बाहर रखा जाता है, ठीक। लेकिन एनिमल्स क्या है, जो भी वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, एसेंशियली एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है ह्यूमन यूज़ के लिए। तो इस व्यू में देखा जाए तो हमारा जो मेन एथिकल वैल्यू निकल के जो बाहर आएगी ह्यूमंस के लिए, ये यही आएगी कि अपना बुद्धि यूज़ करके क्या करें, वाइल्ड लाइफ को वाइजली यूज़ करें, ठीक। एक लिमिट में यूज़ करें जिससे ह्यूमन को भी बेनिफिट हो जाए, और उस चीज़ से आप जो भी यूज़ कर रहे हैं सारे ह्यूमंस उस चीज़ से एग्री हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरिज्म का पर्सपेक्टिव ही यही है। ये क्या कहता है कि आपस में सब इंटरेक्ट करके रहते हैं, तो उन्हीं से मोरालिटी होती है, इमर्ज होती है। तो क्या करें कि आप वाइल्ड लाइफ को यूज़ करें, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, लेकिन ऐसे कि सारे ह्यूमंस भी उससे एग्री हों, ठीक। तो एक इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए जो नेचर है और जो वाइल्ड लाइफ है उसका इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल लेवल पे, ठीक, पूरी दुनिया को मिलकर ही काम करना होगा, फिर पूरी दुनिया को एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में काम करना होगा, ठीक। इसीलिए from a contractarian perspective, be very good reasons to support binding international agreement on the protection of endangered wildlife species। तो जो भी endangered wildlife species हैं या फिर जो भी wildlife species हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा वर्ल्ड वाइड, एक ग्लोबल लेवल पे क्या करना होगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाने होंगे और क्या करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्टेरियन पर्सपेक्टिव ये कहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है। ये स्पेलिंग गलत हो गया, यूटिलिटेरियन है ये, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, तो एक्चुअली ये जो थियरी है ना, इसका सिंपल अगर हम कहें तो क्या कहना है ना कि जो काम से एक मैक्सिमम लेवल पे बेनिफिट हो, मतलब मैक्सिमम लोगों को जो बेनिफिट हो ना उस काम से, आप उसी को करिए। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ये कहता है, मतलब कोई काम है उससे क्या हो रहा है, 10 लोगों का घाटा हो रहा है लेकिन 90 लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो आप ये वाला काम कीजिए। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ये कहता है, ठीक। तो देखिए, यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ consequentialism, an ethical theory based on the idea that we should aim to bring about the best outcome overall। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का क्या कहना है, हमें इस तरीके से एम करना है ना कि हमको बेस्ट आउटकम चाहिए, ओवरऑल जो पूरा है उसका बेस्ट आउटकम चाहिए, ठीक। टेकिंग इनटू अकाउंट एवरीवन अफेक्टेड बाय द डिसीजन। और इस तरीके से आपको वो चीज़, आपको बेस्ट आउटकम देना है ताकि आप सबको अकाउंट में लेकर देखो। 20 लोग हैं तो आप 20 लोगों के बारे में सोचो, उसके बाद जो बेस्ट आउटकम है आप उसको फॉलो करो, ठीक। उसमें भी मेजरली क्या होता है कि जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होता है वो हम उसको कंसीडर करते हैं। तो जो यूटिलिटेरियंस होते हैं, जो इस थियरी को मानते हैं, तो उनके लिए वेलफेयर, मतलब कल्याण, वेलफेयर का मतलब हिंदी में ये तो कल्याण होता है ना, तो उनका, उनसे क्या मतलब है ना, उनका जो प्राइमरी वैल्यू होता है वो क्या होता है, अगर आप प्लीज़र के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो या तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या हो, जो भी लोग हैं वो पूरा एकदम खुश रहें, ठीक, प्रेफरेंस आप दें उसको, या फिर डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन हो उनका। और उनका जो प्राइमरी डिस वैल्यू होता है वो क्या होता है, पेन होता है या फिर फ्रस्ट्रेशन डिज़ायर होता है, ठीक।
इसका यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का अगर वाइल्ड लाइफ के केस में हम एग्जांपल देखें तो क्या है कि हंटिंग का अगर एग्जांपल लें तो देखिए, ऐसे तो हंटिंग अगर एक की जा रही है तो अनएक्सेप्टेबल है वो, ठीक। लेकिन क्या होगा, हंटिंग से क्या होगी, हंटिंग होगा तो उस एनिमल को दर्द होगा, मे बी डेथ हो जाए उसकी, मे बी क्या डेथ हो जाएगी उसकी। लेकिन ऐसे मतलब इस केस में हंटिंग क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन जनरेट हो जाए कि एक कोई स्पेसिफिक एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे हिरन है और वो हिरन्स की पॉपुलेशन, हिरन्स मतलब डियर्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है ना कि उनको फूड सपोर्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। वहाँ पे मान लीजिए 10 हिरन के लिए ही भोजन है और वहाँ पे 100 हिरन हो गए हैं। तो फूड प्रॉपर मात्रा में सबको नहीं मिल पा रहा है और क्या हो रहा है, हिरन क्या हो रहा है, भुखमरी से उनकी डेथ हो रही है, ठीक। और जो एनिमल्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। तो यूटिलिटेरियन थियरी को अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि कुछ हिरन को क्या कर दिया जाएगा, डियर्स को क्या कर दिया जाएगा, बिना पेनलेसली मतलब इस तरीके से उनको मार दिया जाएगा ना, मतलब उनको तकलीफ भी ना हो, वो मर जाए, सिंपल। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल सफरिंग है वो कम हो जाएगी और एनिमल जो सफ़र कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे और हिरन जो है वो सफ़र नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर मात्रा में क्या हो पाए, फूड मिल जाए सबको और जिंदा रहे। तो ये क्या करता है, ओवरऑल सबको लेता है एक कंसिडरेशन में और ओवरऑल किसको फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके से फ़ायदा हो पाए एक ज़्यादा मात्रा में, उस चीज़ को कंसीडर करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ लिखा है कि इस थियरी के अकॉर्डिंग, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, वी शुड एम टू मिनिमाइज टोटल पेन। जो टोटल पेन है उसको मिनिमाइज करना है, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर टोटल पेन है उसको मिनिमाइज करना होता है और मैक्सिमाइज क्या करना होता है, टोटल प्लीजर या फिर डिजायर सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है या फिर टोटल प्लीजर है वो बढ़ा देना होता है। जैसे हिरन को क्या किया, पहले मान लीजिए 10 का भोजन था, 100 थे, सबको मिल नहीं पा रहा था, भूखमरी से मर रहे थे वैसे भी वो। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या 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 किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड लेवल पे और भी एनिमल सफ़र कर रहे थे तो कुछ हिरन को पेनलेसली मार दिया जाएगा, ठीक है, ताकि एक जो मैक्सिमाइज कर दिया जा सके प्लीजर को, ठीक। कम रहेंगे तो भोजन मिलेगा सबको और दूसरे एनिमल भी अफेक्ट नहीं होंगे। तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ये बात कहते हैं। तो यही हिरन वाला एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एनिमल राइट पर्सपेक्टिव। तो एनिमल राइट पर्सपेक्टिव का सिंपल ये कहता है ना कि इसको जो फेमस फिलोसफर थे, एनिमल थ्योरिस्ट टॉम रेगन, उन्होंने ये कहा कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज़ है। जैसे ह्यूमन और एनिमल दोनों ही पेन जो है वो फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दर्द को, और जो उनके फ्यूचर के लिए जो उनकी इच्छाएँ रहती हैं वो ह्यूमन्स और एनिमल दोनों में होती हैं। तो ह्यूमन्स के पास क्या है, इतनी सारी राइट है उनके पास, तो एनिमल्स के पास भी क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है उसके पास भी तो बहुत सारी राइट होनी चाहिए। तो एनिमल राइट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, चूँकि ह्यूमन और एनिमल दोनों शेयर्ड कैपेसिटी शेयर कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन और एनिमल दोनों के पास पेन को क्या करना है, फ़ील करने की क्षमता है, दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिज़ायर कर सकते हैं। तो किसी को ये राइट नहीं है कि आप एनिमल्स को क्या करें, मारें, ठीक। ये लिखा है कि इन केस ऑफ वाइल्ड एनिमल वी शुड नॉट किल, कन्फाइन और अदरवाइज इंटरफेयर इन देयर लाइफ। आप आप वाइल्ड एनिमल्स को किल नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते या फिर आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि राइट अगर दोनों के पास है तो दोनों के पास है, ठीक। इट्स नीदर आवर राइट नॉर आवर ड्यूटी टू कल नॉर टू अदर वेज टू मैनेज वाइल्ड एनिमल्स। तो हमारी ना कोई ये राइट है, हमारा ना ड्यूटी है कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को मारें, ठीक। नॉर मे वी टेक अवे द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज दैट वाइल्ड एनिमल्स रिक्वायर टू लिव नेचुरल लाइफ। और हम वाइल्ड एनिमल जो भी हैं उनका हम जो रहने का उनका वास स्थान है, जो जिस नेचुरल एरिया में वो रह रहे हैं, हम उसका एरिया भी नहीं छीन सकते, ठीक। तो एक बात है कि मान लीजिए हम एनिमल्स को मारेंगे भी नहीं, इस बात पे कि एनिमल्स को भी दर्द होता है, उनका भी फ्यूचर के लिए डिजायर होता है, तो उनको मारेंगे नहीं, उनका घर भी हम नहीं लेंगे, मतलब जो वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हमें कोई मार रहा है, कोई एनिमल हम पे हमला कर दिए तो ऐसे ही देखते रह जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं है। ये थियरी ये भी कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को डिफेंड नहीं करेंगे, एनिमल एनिमल अगर कोई हमें अटैक करता है तो हम करेंगे, क्योंकि डिफेंड तो हम एनिमल, अगर कोई इंसान ही आप पे हमला करता है तो डिफेंड करने के लिए आप इंसान को भी मार सकते हैं ना। तो ये थियरी ये कहती है, ठीक। अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आपको अधिकार नहीं है उस एनिमल का जाके घर छीन ले आप उसका और उसको मारें, ठीक। बहुत ही इमोशनल थियरी है ये, ठीक है।
इसके अलावा क्या है कि एंड इफ नेसेसरी हैबिटाट्स कुड बी मैनेज प्रोवाइड एनिमल्स वर अलाउड टू कंटिन्यू लाइफ द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव इवॉल्व टू। और अगर मान लीजिए ये थ्योरी ये कह रही है ना कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि जो एनिमल जहाँ पे रह रहा है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, आप उसको वहाँ से इंटरफेयर करके आप छीन लें उसका हैबिटेट। लेकिन अगर ज़रूरी है कि वहीं पे कुछ काम है उस हैबिटेट में, तो आप उस एनिमल को उसके जैसा ही नेचुरल हैबिटेट बना के दीजिए। ठीक, ये पूरा एकदम भाई इमोशनल थियरी है, आप किसी को कोई परेशान नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन जनरल में क्या होता है, अ वाइल्ड लाइफ पॉलिसी डिटरमाइंड बाय इन एनिमल राइट पर्सपेक्टिव वुड डायरेक्ट अ जस्ट टू लीव वाइल्ड एनिमल्स अनोन। तो इतना सब कुछ तो हम कर नहीं सकते कि एनिमल को घर ला के दे दे, भाई तुम नेचुरल हैबिटेट रहो, हमको यहाँ पे काम है। तो चुपचाप क्या कर दे, वाइल्ड एनिमल्स को अलोन जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे छोड़ दे। तो एनिमल राइट्स थियरी ये बात कहती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर नेचर्स पर्सपेक्टिव। तो रिस्पेक्ट फॉर नेचर पर्सपेक्टिव क्या है, ये भी एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ व्यूज़ है, थियरीज है, जिसमें ये क्या कहती है ना, जो ऐसे एनिमल्स मतलब जो लिविंग थिंग है वो क्या कर सकता है, सेंटिएंट सेंटिएंट मतलब जो सेंस को क्या कर सके, कोई भी चीज़ को सेंस कर सके। तो ये क्या करता है ना, ये जो थियरी है रिस्पेक्ट फॉर नेचर्स पर्सपेक्टिव, तो एक सिंपली अगर हम कह सकते हैं ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी कंसीडर करता है। ठीक, मतलब एक्चुअली ये क्या है ना, ये ग्रुप ऑफ व्यूज़ है, कई सारे व्यूज़ हैं, 1 2 3 4 व्यूज़ हैं, इनका पूरा ग्रुप है रिस्पेक्ट फॉर नेचर पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या करता है ना, कई सारे व्यूज़ इसमें बात करती हैं। तो कुछ व्यूज़ के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी कंसीडर करता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि रिफर्स टू ओवरलैपिंग ग्रुप ऑफ व्यूज़ कंसर्न विद वैल्यूज अदर देन दोज possessed बाय इंडिविजुअल सेंटिएंट लिविंग बींग्स। ठीक, तो उन वैल्यूज़ को तो कंसीडर करता ही है ये, जो लिविंग एनिमल्स है उसके अलावा अदर देन जो भी है नॉन लिविंग है उनको भी कंसीडर करता है। ठीक, वहीं कुछ जो व्यूज़ हैं, कुछ जो थ्योरीज हैं इस रेस्पेक्ट फॉर नेचर में, वो नेचरनेस इटसेल्फ, जो नेचर है उसी को बचाने के लिए कहती हैं। कुछ जो व्यूज़ हैं ये कहते हैं कि आप पूरा का पूरा स्पीसीज़ को ही प्रिजर्व करिए, पूरी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको आप कंजर्व करके रखिए। इसके अलावा और थियरीज़ है, क्योंकि ये कई सारे व्यूज़ का एक पूरा कह सकते हैं कि ग्रुप है, तो अलग अलग व्यूज़ इसके अंडर आती हैं। कुछ ये कहती हैं कि नेटिव जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम है, जो मोरल इंपॉर्टेंस में है उनको कंजर्व करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हमें मोरल इंपॉर्टेंस और एथिकल वैल्यू भी सिखाती हैं। ठीक, और ये जो थियरी है ये दी गई थी किसके बाद, मतलब फेमस किसके बाद की गई थी, एल्डो लियोपोल्ड के द्वारा की गई थी, रेस्पेक्ट फॉर नेचर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है कि ऑन all these respect for nature views, the moral importance of individual animals depend on how far they promote or threaten the key environmental values at the stake। तो ये जो रेस्पेक्ट फॉर नेचर व्यू है, तो इसका मोरल इंपॉर्टेंस ये भी है कि उस एनिमल पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रमोट या थ्रीटन करता है की एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को। जो भी एनवायरमेंटल वैल्यूज़ हो वो उनको प्रमोट करता है कि थ्रीटन करता है, इस बात पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल और रिलेशनल व्यू। ये जो थियरी है, पर्सपेक्टिव है, तो ह्यूमन और एनिमल के रिलेशनशिप पे बात करती है कि ह्यूमंस और एनिमल्स, जो ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ह्यूमन क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल को क्या करता है, वो बहुत ध्यान रखता है, जो उसको डोमेस्टिकेट करता है। तो इसी तरीके से उसको क्या करना चाहिए, जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं उसको भी क्या करना चाहिए, उसको एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, एक पार्ट ऑफ हमारा नेचुरल रिसोर्स उसको कंसीडर करना चाहिए। ये नहीं कि उसका काम के नहीं है, उसका डोमेस्टिकेटेड नहीं है तो आप उसको क्या करो, परेशान करो। ये कॉन्टेक्चुअल या फिर रिलेशनल व्यू ये बात कहती है। तो ये क्या है, हमारा जो कंजर्वेशन एथिक्स है वो टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था हमने कि वैल्यूज़ इनकी बहुत ही ज़्यादा हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हमने बात की थी, तो उन वैल्यूज़ से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और भी क्या पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेक्शन प्लान whose primary focus is to protect wild species including animal and plant along with their habitat for future generation of human। तो देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक
एक वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेक्शन का प्लान है, ठीक, कि हमें पूरा एक उसमें वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेक्शन का अलग अलग प्लान बना के रखा रह किया जाता है कि हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है ह्यूमन बींग की या फिर जो भी एनिमल्स है, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ठीक, प्रोटेक्शन भी हो एनिमल्स का। इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्यों है। तो पहला है कि एवरी स्पीशीज वेयर इट मे बी द प्लांट और एनिमल, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटाट बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड बाय वेरियस फूड वेव एंड विच अल्टीमेटली प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो पहला पॉइंट ये कहा गया है कि कोई भी स्पीशीज़ हो, हर स्पीशीज़ हो, मे बी वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो हम जानते हैं कि वो फूड वेव के द्वारा सब लोग इंटरकनेक्टेड है, सब लोग किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी इसी चीज़ से मेंटेन रहेगी, जब आपस में सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो डिसबैलेंस होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसीलिए कंजर्व करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि एग्रीकल्चर में भी बायोडाइवर्सिटी का जो वाइल्ड लाइफ है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक। जैसे कई सारी जो वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं प्लांट की, वो डिजीज़ रेसिस्टेंस होती हैं, ठीक। तो उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो क्रॉप प्लांट है उनको साथ उनको इंटीग्रेट किया जाता है, और डिजीज़ रेसिस्टेंस की क्षमता जब उसमें आ जाती है तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो क्या होगा, हमें कंजर्व करना ज़रूरी है इनको। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती हैं वो मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाती है, जो प्लांट्स होते हैं एंड इवन जो एनिमल्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जेनेटिक इंडस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा यूज़ है इनका, इसीलिए हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी हमारे इस एनवायरनमेंट में, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। हमारी बायोडाइवर्सिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट पे एक बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट अनदर प्रॉफिट क्या है कंजर्वेशन का, इको टूरिज्म है। टूरिस्ट अलग अलग जो डाइवर्सिटी होगी, तो हो सकता है नेचुरल पार्क सेंचुरी वगैरह बने, तो जितनी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो इको टूरिज्म उतना बढ़ेगा, और जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी बहुत फास्टर रेट पे बढ़ेगी, ठीक। तो ये कुछ क्या है, डिस्कस किया हमने कि इम्पोर्टेंस क्यों है इसका कंजर्व करने का। इसके अलावा जो हमने साइंटिफिक आई मीन जो वैल्यूज़ डिस्कस की थी, आप उसके बेस पे भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, तो अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा ही क्या है, नुकसान है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कॉजेज़ ऑफ डिप्लेशन है। दो दो बार आ गया क्या ये, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिप्लेशन। तो कॉजेज़ ऑफ डिप्लेशन मतलब जो वाइल्ड लाइफ का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, जो उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके क्या-क्या कॉजेज़ हैं। तो देखिए पहला कॉज़ क्या है, मेन कॉज़ क्या है कि थ्रू फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जो टोटल हैबिट एरिया है किसी का, इसमें पैचेस में, छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाना। तो ये क्या है, ये भी एक हमारा रीज़न है वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन का। जैसे जो फॉरेस्ट लैंड है उसको फार्म लैंड में या फिर ग्रास लैंड में कन्वर्ट करके आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न है वाइल्ड लाइफ के डिप्रेशन का। अगर आप फॉरेस्ट एरिया को फार्म लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका हैबिटेट बिखर जाएगा, फिर क्या होगा, वाइल्ड लाइफ जो डिप्लेशन हो जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन हैबिटेट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अनदर कॉज ऑफ डिप्लेशन। जो ह्यूमन हैबिटेट है, जंगलों को भी अतिक्रमण किया जा रहा है, फैक्ट्री सेटअप की जाती हैं, इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं, तो ये भी डिप्लेशन का कारण है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि इनकर्जन और इन्वेशन ऑफ एलियन प्रेडेटर्स इन द फॉरेस्ट रिजल्ट इन इंक्रीज द रेट ऑफ प्रेडेशन। तो जो एलियन प्रेडेटर्स मतलब बाहर से जो जानवर जाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उस जंगल में, पर्टिकुलर जंगल में जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ के वाइल्ड लाइफ को वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेडेशन का रेट बढ़ जाएगा, एक हैबिटेट लॉस होगा। तो क्या होगा, स्पीशीज़ डिस्पर्स हो जाएंगी, इधर उधर चली जाएंगी, और रिस्क और प्रेडेशन बढ़ जाएगा और वाइल्ड लाइफ कम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर हैबिटेट में एनिमल्स रह रहे हैं, कुछ बाहर से यहाँ पे प्रेडेटर गए और उनको खा गए। इनसे बचने के लिए ये सब अलग अलग हैबिटेट पे, अलग अलग जगहों पे गए, जिससे हो सकता है कि वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को प्रेडेशन का खतरा बढ़ जाए। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ क्या होती है, डिप्लेट होती है। इसके अलावा है
कौन क्या टॉपिक है, पॉइंट है कि लॉस ऑफ फूड ऑल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लेपर्ड। मतलब अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन उन्हें नहीं मिल पा रही है तभी भी वाइल्ड लाइफ का लॉस होगा, डिप्लेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, हैबिटाट को एक्सप्लॉइट करते हैं, मान लीजिए कोई जंगल है और वहाँ की फूड सप्लाई जो भी प्लांट वगैरह है, मान लीजिए हर्बीवोर के लिए या फिर जो एनिमल वगैरह ही हैं, वहाँ पे क्या कर दिया जाए, उनको ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया जाए, हंटिंग कर दी जाए, ठीक, प्लांट्स खत्म कर दिया जाए तो हर्बीवोर्स को दिक्कत होगी। तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर मात्रा में फूड नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो स्पीशीज स्टार्व कर जाए, ठीक। तो डिप्लेशन के कारण ये भी है। इसके अलावा जो अनऑथोराइज्ड और पुअरली रेगुलेटेड कॉमर्शियल हंटिंग है, जो शिकार किया जाता है अनऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज तरीके से, तो ये भी मेन कॉज है हमारा एक वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन का। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन भी है, जंगलों की कटाई जो की जाती है उससे क्या होगा, हैबिटाट बिखरता है, एनिमल्स इधर उधर होते हैं तो डिप्लेशन होता है वाइल्ड लाइफ का। इसके अलावा जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, एकदम अंधाधुंध क्या कहते हैं यूज़ किया जाता है, उनका ख़त्म कर दिया जा रहा है, बिल्कुल माइनिंग की जाती है, इलीगल माइनिंग की जाती है। इससे क्या हो जाता है, जो वहाँ पे शेल्टर है, हैबिटाट है एनिमल का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और क्या होता है, सर्वाइव करने में उनको दिक्कत होती है और क्या होता है, डिप्लेशन होता है। इसके अलावा जो एयर वाटर और सॉइल का पॉल्यूशन है, ये भी क्या करता है, दिक्कत पैदा करता है, डिजीजेस कॉज करता है, जिससे डेथ हो सकती है प्लांट या एनिमल्स की, और वाइल्ड लाइफ हमारा क्या करेगा, डिप्लेट कर जाएगा। तो ये कुछ छोटे से टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।